नमस्कार दोस्तों। एक पुरानी कहावत है, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। जिस तरह से इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत अमेरिकी शर्त पर नहीं हो पाई और जिस तरह से अमेरिकी डेलीगेट्स को बैरंग वापस लौटना पड़ा, उसके बाद ट्रंप की कुल मिलाकर कुछ ऐसी ही स्थिति है। ट्रंप ने अब कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की नाकेबंदी करेंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अगर समुद्री माइंस बिछाई गई है, बारूद बिछाए गए हैं, तो उसे हटाएंगे और फ्री नेविगेशन का रास्ता खोलेंगे। ईरान की तरफ से धमकी आई है कि अगर ऐसा कुछ किया गया, नाकेबंदी की गई, अमेरिकी वॉरशिप ने वहां नाकेबंदी की, तो एक्ट ऑफ वार होगा और ईरान के लाखों सैनिक ऐसी स्थिति में किसी भी जंग के लिए तैयार है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड की तरफ से भी आ गया है कि प्रेसिडेंट के निर्देश के मुताबिक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास नाकेबंदी होगी। आज रात भारतीय समय के अनुसार 7:30 बजे या कहें देर शाम। तो क्या जंग का नया मोर्चा खुल रहा है? क्या जो जंग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर जिसकी आशंका थी, वहां क्या अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान और अमेरिका की तनातनी से जंग के हालात फिर से बनेंगे? सीज फायर क्या टूटने वाला है? और अमेरिका अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर नाकेबंदी करेगा तो ईरान कैसे रिटेलिएट करेगा? ईरान कैसे जवाब देगा? दर्जनों बार ये रिपोर्ट्स अमेरिकी अखबारों के हवाले से आ चुकी है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में वहां समुद्र के नीचे सैकड़ों या हजारों हो सकता है नेवल माइंस बिछी हैं। ईरान की तरफ से कहा गया वो अब कहां बिछी हैं, डिसलोकेट हो गई, उसके बारे में हम भी अभी तुरंत नहीं बता सकते, उसको हटाने में वक्त लगेगा। ट्रंप ने कहा हम हटाएंगे, हमारे वारशिप हटाएंगे और हम ये काम पूरा करेंगे। और अगर ईरान वहां से गुजरने वाले जो तेल टैंकर हैं उनसे अगर टोल लेता है, हम वो भी बंद करेंगे, वो गैर कानूनी है, हम ये नहीं होने देंगे। तो क्या होने जा रहा है? क्या आज रात जंग का एक नया मोर्चा खुलने वाला है? स्क्रीन पर आप ट्रंप के बयान देख रहे हैं। स्क्रीन पर लगातार जो अलग-अलग बयान हैं, चाहे वो आईआरजीसी के हैं, उनके बयान आप देखते रहेंगे। लेकिन हमारे साथ खास मेहमान हैं, बॉबी नकवी साहब, जो गल्फ न्यूज़ के एडिटर रहे हैं, लंबे अरसे तक मिडल ईस्ट में रहे हैं, दुबई में, इन दिनों इंडिया में हैं। तो बॉबी नकवी साहब, पहला सवाल तो यही कि क्या आज रात कोई जंग का नया मोर्चा खुल सकता है इस तरह से, जिस तरह से ट्रंप ने कहा कि हम नाकेबंदी करेंगे? दर्जनों वॉरशिप के बारे में रिपोर्ट्स आ रही है जो वेस्ट एशिया के आसपास है। सेंट्रल कमांड ने राष्ट्रपति के फैसले को लागू करने या आदेश को लागू करने का एक तरह से इनको इंडोर्स कर दिया है। तो क्या देखते हैं इसको? और ईरान की तरफ से धमकी, चेतावनी या रिटेलिएशन का खतरा जिसका जिक्र किया मैंने। जी, अजीत जी नमस्कार, आपके दर्शकों को भी नमस्कार और सलाम। देखिए ये जो 28 फरवरी को जब से ये जंग शुरू हुई है, हमने देखा है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो पोजीशन है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की, वो एक घड़ी के पेंडुलम की तरह जो है इधर से उधर पूरी स्विंग हुई है। पहले वो ये कहते थे कि अ, उन्होंने जब ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर ब्लॉकेड लगाया, तो उन्होंने कहा कि हम अपनी नेवी को भेजेंगे, वहाँ जो कमर्शियल वेसल्स हैं, जो कमर्शियल शिप्स हैं, उनको एस्कॉर्ट करने के लिए। फिर उनकी खुद की नेवी ने मना कर दिया कि नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। जिस तरह की वहाँ की ज्योग्राफी है और जिस तरह का ईरान का जो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है, हम वो खतरा मोल नहीं ले सकते। उसके बाद जब पिछले हफ्ते मंगलवार को उन्होंने 2 हफ्ते का सीज फायर अनाउंस किया, तब उन्होंने कहा कि हम ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का जॉइंट मैनेजमेंट कर सकते हैं। यानी उनका मतलब ये था ऐसा शायद कि वो ईरान के साथ मिल के जो है वो टोल की वसूली कर सकते हैं। उन्होंने सोचा कि इसमें भी अमेरिका भी कुछ पैसे कमा ले। अब पिछले 2 दिनों से उन्होंने एक नया शगुफा छोड़ा है। वो क्या है कि पहले उन्होंने कहा कि वो जो भी जहाज वहां से निकलेगा या जाएगा पर्शियन गल्फ से, उसको हम रोक देंगे। ये नहीं कहा कि उसको जहाज को उड़ा देंगे, लेकिन ये कहा कि उसको रोक देंगे। हालांकि उसके बाद जो उनका जो सेंटकॉम है, यानी जो डिफेंस का जो डिपार्टमेंट है,
उन्होंने ये क्लैरिफाई किया एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। जो उन्होंने कहा रोक देंगे, उसमें उनका था कि मैंने अपनी नेवी को इंस्ट्रक्शन दिया है कि इंटरनेशनल वाटर टेरिटरी में हर उस जहाज को रोका जाए जिसने ईरान को कोई टोल दिया है। जो अवैध टोल दे रहा है, इलीगल टोल दे रहा है, उसको पैसेज नहीं मिलेगा। नहीं, उसके साथ साथ ये भी कहा था कि जो भी जहाज अंदर जाएगा और आएगा तो उसको जो है नेवी, यूएस नेवी उसके रोक के उसकी तलाशी लेगी। बिल्कुल, हाँ, वही। हाँ, हुँ, वॉर के दौरान ऐसा किया जा सकता है, फिर हुँ, सेंटकॉम ने क्लैरिफाई किया। हुँ, हालांकि बाद में सेंटकॉम ने उसका जो स्कोप है, ये जो हुँ, अमेरिका का जो सो कॉल्ड ब्लॉकेड है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का, जो करने जा रहे हैं आज रात से, हुँ, उसको उसकी डेफिनेशन को काफी नैरो किया है सेंटकॉम ने, और ये कहा है कि जो जहाज ईरानियन पोर्ट से ओरिजिनेट होंगे उन जहाजों को हम रोकेंगे इस हुँ, ब्लॉकेड में। हुँ, अब देखिए, ये जो पूरी जो पर्शियन गल्फ है, ये करीब देखा जाए तो करीब करीब जो है 1000 किलोमीटर लंबी है। इसकी चौड़ाई जो है वो करीब करीब कहीं 35 किलोमीटर है, कहीं 200 किलोमीटर से ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा जो कम जो चौड़ाई है वो वहीं से है जहाँ पे हॉर्मुज आइलैंड है। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जिसको कहा जाता है, वहीं पे जो है ईरान ने ब्लॉकेड लगाया है। वही एक चोक पॉइंट है। वो बहुत बड़ा पतला सा एरिया है। वहाँ पे जो डीप चैनल्स हैं वो भी बहुत पतले पतले हैं, 2-2 किलोमीटर चौड़े। यानी एक आउटबाउंड ट्रैफिक, यानी एक आने के लिए और एक जाने के लिए। तो वो ईरान जो है, ईरान ने वहीं पे ब्लॉकेड लगाया है और वहीं से उसको जो भी ट्रैफिक गल्फ में जाता है, पर्शियन गल्फ में जाता है, उसको वो मॉनिटर करते हैं। हुँ, अच्छा, दूसरी तरफ अ, जो पर्शियन गल्फ है वो खुद तो मतलब वो तो 1000 किलोमीटर की है, लेकिन जो ईरान की जो कोस्ट लाइन है पूरी, जो सदर्न कोस्ट लाइन है, वो करीब करीब 2200 किलोमीटर की है। मतलब जहां से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अंदर वो इराक के पास से जहां से शुरू होती है, फिर ये गल्फ ऑफ ओमान में खत्म होती है, ये पूरी 2200 किलोमीटर से ज्यादा की कोस्ट लाइन है। और वो पूरी जो कोस्ट है वहां पे सिर्फ पहाड़ और ऊंचे ऊंचे पहाड़ और केव्स और वैलीज हैं। तो ये काफी एक ऐसा इलाका है जहां से ईरान को काफी एडवांटेज मिलता है। यानी अगर ईरान को पूरे ये जो 1000 किलोमीटर में मॉनिटरिंग करनी पड़े उस वाटरवे की, तो बहुत आसानी से कर सकता है। अब ईरान साफ कर चुका है कि अगर कोई भी डिफेंस का जहाज, यानी यूएस नेवी का जहाज अगर गल्फ ऑफ ओमान के पास आने की कोशिश करेगा, तो उसको एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। हुँ। ठीक है। हालांकि ये उन्होंने नहीं कहा कि ये सीजफायर का उल्लंघन होगा कि नहीं, ये अभी तक लैंग्वेज का इस्तेमाल ईरान ने नहीं किया है। हुँ। तो क्या ये समझा जाए कि ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कोई भी एक्टिविटी होगी, मैं चाहे वो मैं मैं एक सेकंड, मैं आईआरजीसी का एक बयान देख रहा हूँ जिसमें आईआरजीसी की तरफ से कहा गया है कि कोई भी नेवी का वारशिप कोई भी अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास आने की कोशिश करेगा तो इसे सीज फायर का उल्लंघन माना जाएगा। अच्छा कहा है, हुँ, तो फिर ये बात क्लियर है कि ये सीज फायर का उल्लंघन माना जाएगा। तो हुँ, इसका मतलब ये कि अगर उल्लंघन होता है तो फिर ईरान रिटेलिएट कर सकता है। हुँ, यानी यूएस नेवी की कोई भी जहाज अगर कोई भी अगर उनकी फ्रिगेट या डिस्ट्रॉयर या कोई और दूसरे जो नेवी के जो वो हैं जहाज हैं, अगर पास आने की कोशिश करते हैं, तो ईरान उन पे हमला कर सकता है। ईरान ने इस अपना जो ये जो एस्केलेशन डोमिनेंस है, यानी जो रिटेलिएशन का जो उन्होंने अपना वो स्पेसिफाई किया है, उसमें एक चीज और जोड़ी है कि ये जो अ, जो गल्फ में जो जो गल्फ का जो नॉर्दर्न कोस्ट है, उस कोस्ट पे जितने भी ये पोर्ट्स बने हुए हैं, यानी ओमान से लेके यूएई, यूएई के बाद सऊदी अरेबिया, फिर बीच में कतर, सऊदी अरेबिया के बाद कुवैत और इराक, ये सारे पोर्ट्स जो हैं, फिर ये ईरान की तोपों की जद में हैं। उन्होंने ये साफ कर दिया है कि इन इन पोर्ट्स को भी हम सेफ नहीं रहने देंगे। अगर हमारे
हमारे पोर्ट से निकले हुए जहाज़ों को रोका तो। देखिए, अगर ये ब्लॉकेड वाक़ई शुरू होता है, तो फिर ये मान के चलिए कि ये सीज़फायर जो है फिर ये इस रात तक नहीं टिक पाएगा। ये सीज़फायर जो है ख़त्म हो जाएगा और दोनों तरफ से जंग पूरी शुरू हो जाएगी और फिर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ तक नहीं रुकेगी। फिर उसमें इज़राइल भी बमबारी शुरू कर देगा ईरान के ऊपर और फिर ईरान भी पलट के बमबारी शुरू कर देगा, ना सिर्फ़ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में यूएस नेवी के जहाज़ों पर बट वो पूरे जहाँ-जहाँ जहाँ-जहाँ इनके बेसेस हैं, 13 बेसेस हैं, वहाँ पे फिर से करना शुरू कर देगा। क्योंकि उसका ईरान का ये मानना है कि ये सीज़फायर का उल्लंघन होगा और फिर वो सिचुएशन जो है वो बैक टू स्क्वायर वन चली जाएगी। देखिए इसका जो हुँ, इसका अजीत जी जो इसका जो ऑब्जेक्टिव है, हुँ, जो अमेरिका का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्लियर नहीं है कि हुँ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में ब्लॉकेड करके ये एक ईरान के ऊपर इकोनॉमिक कॉस्ट तो इम्पोज़ कर सकते हैं कि हाँ, साहब ईरान जो अभी धड़ल्ले से जो तेल अपना बेच रहा है, ऐसा हाँ, सुनने में आया है कि करीब-करीब खाली पिछले हफ्ते में करीब-करीब 150 मिलियन बैरल जो है वो तेल बेच चुका हुँ, है। हुँ, ऐसा ऐसा एक डेटा आया है। हुँ। तो उनका ये मकसद है कि ईरान अगर दूसरी कंट्रीज़ का तेल नहीं जा रहा है, तो फिर ईरान भी तेल बेच ना एक पाए। एक डेटा मैं देख रहा हूँ कि मार्च में रोजाना 18.5 लाख बैरल कच्चा तेल मार्च में भेज रहा है। ये डेटा है, मैं गार्डियन और एनवाईटी की रिपोर्ट देख रहा हूँ। जो पहले 3 महीने के मुकाबले देखें तो हर रोज 1 लाख बैरल ज्यादा है। जी हाँ, हुँ, तो ईरान ना सिर्फ़ अपना तेल बेच पा रहा है बट एक प्रीमियम पे बेच रहा है। पहले ईरान चूँकि सैंक्शंस लगी थी, तो वो चोरी-छुपे तेल बेचता था और बड़े डिस्काउंटेड रेट पे बेचता था। उसमें कई कंट्रीज़ शामिल थी जिसमें इंडिया भी था। इंडिया भी अभी कुछ साल पहले तक अ, 2019 के बाद से बंद है ट्रंप जी की जी हाँ, मेहरबानी से। जी हाँ, जी हाँ। लेकिन उसने काफ़ी तेल खरीदा है। हुँ। अभी ज़्यादातर तेल जो है वो चाइना को जा रहा है। यहाँ पे देखिए दिक्कत ये है कि अगर आप ब्लॉकेड तो कर दें, ब्लॉकेड एक इससे चीज़ पहले समझना चाहेंगे, रुकिए, माफ़ करें बीच में रोक रहा हूँ, कि ब्लॉकेड क्या होगा? किस तरह से ब्लॉकेड होगा? एक तरफ गल्फ ऑफ ओमान है, एक तरफ पर्शियन गल्फ है। क्या करेंगे? किस तरह से ब्लॉकेड करेंगे? दोनों तरफ से ब्लॉकेड करेंगे, क्या करेंगे? अब एक लिस्ट सुबह से घूम रही है, जिसमें जितने डिस्ट्रॉयर हैं, वारशिप्स हैं, मेरे ख्याल से 12 या 13 इनके वारशिप हैं, यूएसएस बॉक्सर से लेकर यूएसएस माइकल मर्फी और दुनिया भर सब नाम मैं देख रहा हूँ सब, कि ये सब चारों तरफ से कैसे घेराबंदी कर सकते हैं? कुछ कुछ विजुअलाइज़ कर सकते हैं कि क्या क्या करेंगे ब्लॉकेड में ये? देखिए करेंगे यही कि ये गल्फ ऑफ ओमान में ये डेरा एंकर डाल के ये लोग मतलब इतनी दूर खड़े रहेंगे जहाँ पे ईरान की जो है स्मॉल रेंज की जो मिसाइल्स हैं या ड्रोन वहाँ पे ना पहुँच पाएँ। हुँ, हालाँकि ईरान की रेंज जो है वो तो मिसाइल्स की 2000 किलोमीटर है और अगर वो चाहे तो काफ़ी आगे तक मार सकता है, लेकिन कुछ ऐसा कुछ करेंगे कि भई वहाँ पे जो ईरान की ये छोटी बोट्स है, जो ईरानियन सिपाह नेवी जो है हुँ। आईआरजीसी की, वहाँ छोटी बोट्स ना पहुँच पाए या छोटे वेपन्स ना पहुँच पाए। हाँ, और टॉर्पेडो बोट्स भी उनकी चलती है जो उड़ाती है। वो भी हुँ, करीब जो है कोई हुँ, 300 किलोमीटर की उनकी हुँ, रेंज होती है, ऐसा हुँ, सुना है। हुँ, हुँ, तो वो ऐसा करेंगे कि ये यूएस नेवी गल्फ ऑफ ओमान में थोड़ा खड़े होके उसके बाद आने-जाने वाले हर जहाज़ से पूछताछ करेंगे और हो सके तो उसके ऊपर चढ़ के उसकी तलाशी लेंगे, हुँ, अगर कोई जहाज़ उनको शक होता है कि ये ईरानियन पोर्ट से आ रहा है। हुँ, अब देखिए इसमें दिक्कत ये है कि इन प्रिंसिपल तो ऐसा लगता है कि थ्योरी में तो लगता है कि बड़ा आसान काम है, हुँ, लेकिन ये बहुत मुश्किल काम भी है। अब जैसे ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से बाहर आप निकलते हैं तो फिर तो ओपन सी है, पूरा ये गल्फ ऑफ ओमान है। ये बहुत बड़ा इलाका है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुद जो है वो क्या कहना चाहिए करीब-करीब जो है 25 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, बहुत बड़ा एरिया है। हुँ, तो वहाँ चप्पे-चप्पे पे मैनेज करना और जहाज़ों को रोकना हुँ, एक वो चैलेंज है। दूसरा हुँ, बड़ा चैलेंज ये है कि देखिए, आजकल क्या है कि ये मैरीटाइम इंडस्ट्री में एक चीज़
एक ट्रिक इस्तेमाल की जाती है जिसको कहते हैं AIS स्पूफिंग, यानी जहाज जो है वो अपनी आइडेंटिटी छुपा लेते हैं। ना सिर्फ हाँ। अपनी आइडेंटिटी छुपा लेते हैं, बट वो अपना जो ओरिजिन है, पोर्ट ऑफ ओरिजिन है, जिस पोर्ट पे वो रुके हैं वो सब छुपा लेते हैं, उनका जो रूट है वो भी छुपा लेते हैं, या एक फेक अपना वो शिपिंग जो है वो क्या कहना चाहिए, फिंगरप्रिंट क्रिएट कर देते हैं कि साहब ये शिप जो है ये वाले फलाने पोर्ट से निकला, वहां से आया, ऐसे आया, इस रूट से आया, जबकि हकीकत कुछ और होती है। तो ये बहुत आसान काम है। ये अभी तक कई ऐसे शिप्स, इंक्लूडिंग जो चाइना के शिप्स हैं, जो चाइना तेल ले जाते हैं ईरान से, वो भी हमेशा ऐसे ही किया करते थे। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि वहां से, तो इसमें दिक्कत ये होगी यूएस नेवी को कि हर जहाज पे आपको चढ़ के आपको फिजिकली चेक करना पड़ेगा, उनके कागज देखने पड़ेंगे, फिर आप ये कैसे पता करोगे कि तेल कहाँ से आया, फिर ये इन्फॉर्मेशन आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। या अगर कोई जहाज क्लेम करता है कि साहब हम सऊदी पोर्ट से आए हैं, हम जिद्दा पोर्ट से आए हैं, तो फिर उनको जिद्दा पोर्ट से वेरीफाई करना पड़ेगा। या कोई अगर कहेगा कि कुवैत से आए हैं, तो फिर कुवैत पोर्ट अथॉरिटीज से कोऑर्डिनेट करके करना पड़ेगा। यानी ये एक, देखिए, एक मल्टीनेशनल ऑपरेशन होगा। मतलब ये एक खाली यूएस नेवी की बस की बात नहीं है। और इसमें अभी हमने खतरे की बात नहीं करी है। ये देखिए, पीस टाइम में तो ये बहुत आसान है कि कोई भी ऑपरेशन, आप जहाज की तलाशी ले लें और चढ़ के उस पे देख लें, हेलीकॉप्टर से उतर जाएं, या कोई छोटी बोट लगा के वहां से, वो हर बड़े जहाजों में एक सीढ़ी होती है, वहां से आप ऊपर चढ़ के चेक कर सकते हैं। इसमें इंटरनेशनल जो मैरीटाइम अथॉरिटीज होती हैं वो ऐसे इंस्पेक्शन करती रहती है। खैर, पीस टाइम में तो देखिए बहुत आसान होता है लेकिन ऐसे टाइम पे जब ईरान का खतरा मंडरा रहा है, कि ईरान ने कहा है कि कोई भी अगर जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के करीब आया तो हम उसको उड़ा देंगे, तो ऐसे टाइम पे ये ऑपरेशन कंडक्ट करना खतरे से खाली नहीं होगा। अब इनको अगर कवर प्रोवाइड करना है यूएस नेवी को, तो जाहिर बात है कि आपको अमेरिका को अपनी जो एयर फोर्स है उसकी मदद लेनी पड़ेगी। और ईरान के जो कोस्टल इलाके हैं, वहाँ पे जितने भी ऐसे डिफेंस के ठिकाने हैं ईरान के, कोई मिसाइल के ठिकाने हैं या ड्रोन के ठिकाने हैं या दूसरी जो गन्स टॉर्पीडो होती बोट्स के ठिकाने हैं। हैं, को उनको डैमेज करना पड़ेगा। यानी ये सब देखिए, शुरुआत करने से पहले ही ये जो है, ये पूरा सीज फायर जो है आपका काम तमाम उसका हो जाएगा रात तक, अगर ये वाकई इसमें करते हैं। अगर ये इतना आसान होता तो ये शुरुआती दौर पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को वहां पे ब्लॉकेड हटवाने की बात करते। उनको पता था कि ये बहुत मुश्किल काम है। अब ये जंग का जो है ये बड़ा, अगर ये वाकई ऐसा ब्लॉकेड करते हैं अमेरिका अमेरिका की नौसेना, तो फिर ये पूरी तरह से ये समझ लीजिए कि ये एक सीज फायर का उल्लंघन है और ये एक नई जंग का ऐलान है। अब इसमें जी। एक चीज और है नकवी साहब, 9 तारीख को ईरान की तरफ से, आईआरजीसी की तरफ से एक नक्शा जारी किया गया। तो नक्शा मेरे पास है जिसमें उन्होंने एक रूट डिफाइन किया था, इसी रूट से जाएं, बीच में एक स्क्वायर बना दिया कि इस एरिया में समुद्री माइंस हो सकते हैं, नेवल माइंस हो सकते हैं, अनसेफ है, और वो एरिया उन्होंने डिफाइन कर दिया। अब ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की लंबाई लगभग 160 किलोमीटर है, 150 से 60 किलोमीटर उसे स्ट्रेट की लंबाई है। चौड़ाई पे तो हम लोग बात करते ही है 33 किलोमीटर। अब सवाल उठता है कि आपने अगर नाकेबंदी की भी, लेकिन उस स्टेट से गुजरते हुए जो चोक पॉइंट है, जो संकरा रास्ता है, 2 किलोमीटर की जो शिपिंग लेन है, वहां क्या उनको आगे पीछे पेट्रोलिंग करके ले जाएंगे? वहां कैसे उनको सेफ नेविगेशन देंगे अगर ये जंग जैसे हालात बन गए तो? क्या आपने तय किया, जैसे सेंट्रल कमांड ने कह दिया कि भाई ईरानी पोर्ट से जो ऑपरेट करेंगे, चाहे वहां से जा रहे हो चाहे आ रहे हो, उनको रोकेंगे, उनकी नाकेबंदी करेंगे, बाकी जा सकते हैं। तो बाकी जाएंगे, उससे पैसेज कैसे डिसाइड होगा? फिर वहां जंग जैसे हालात बन सकते हैं दोनों तरफ से, या नहीं बनेंगे? देखिए, अगर ईरान ने ये साफ कर दिया है कि आपको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार करने के लिए आईआरजीसी की परमिशन लेनी पड़ेगी, तो फिर वो फाइनल वर्ड है उनका। कोई भी शिपिंग कंपनी ये खतरा मोल नहीं लेगी कि वहां से फिर चाहे अमेरिकन यूएस की नेवी कुछ कहे, चाहे डोनाल्ड ट्रंप साहब खुद एक बोट पे ऐसी सवार हो, लगाता हूँ।
चाहे डोनाल्ड ट्रम्प ए, साहब खुद एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड। ये आईआरजीसी का स्टेटमेंट है सामने, जानबूझकर मैंने ऑन एयर किया। कोई भी युद्धपोत जो हॉर्मुज के पास आने की कोशिश करेगा, उसे सीज फायर का उल्लंघन माना जाएगा, उसके साथ सख्ती और निर्णायक तरीके से निपटा जाएगा। इंग्लिश में उसका हिंदी हमने दिया है। अगर यूएस जमीनी हमला करेगा तो 10 लाख से ज्यादा सैनिक उतार देंगे। चलिए 10 लाख की अभी बात तो बाद की बात है, बट सीज फायर का उल्लंघन और हम रोकेंगे, क्लियर कट आईआरजीसी का कहना है जी। देखिए, मैं तो उससे पहले काफी पहले की बात कर रहा हूँ। ये तो वर्स्ट केस सिनेरियो है। इसमें बहुत पहले देखिए, अगर मेरा ये कहना है कि आईआरजीसी ने अगर कह दिया है कि वहां पे कोई भी जहाज हमारी बिना परमिशन के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्रॉस नहीं कर सकता, तो शिपिंग इंडस्ट्री जो है, वो दुनिया की मैरीटाइम इंडस्ट्री जो है, वो उसको बहुत सीरियसली लेगी। जोखिम मोल ली। कोई और इंश्योरेंस कंपनियां कोई पहले ही कोई हाथ खींच जी चुकी थी हाँ, इसमें, पहले जी हाँ, उसमें। जी हाँ। अगर डोनाल्ड ट्रम्प साहब खुद एक नाव पे बैठ के और टोपी पहन के आगे और कहें कि आप लोग पीछे पीछे आइए, तो उसमें तब भी कोई खतरा नहीं मोल लेगा। ये बात देखिए क्लियर है। अगर ईरान कहता है कि हमने साहब ये वाले रूट पे हमने माइंस डाली हुई हैं, तो मैरीटाइम इंडस्ट्री इसको मान लेगी। आप भले ही फिर अमेरिकन नेवी जाके जो है महीनों तक हफ्तों तक उसमें जो है डुबकी लगा के फिर आप वो सोनार लगा के अपने माइंस को खोजते रहिए, लेकिन अगर उन्होंने कह दिया है कि यहाँ पे माइंस है, तो मतलब दैट दैट वार्निंग विल बी टेकन एट फेस वैल्यू। ये बात क्लियर है। क्योंकि ये कोई कोई जहाज बिलियन डॉलर का उस कंटेनर होता है, वो क्यों रिस्क ले? और कोई क्यों नहीं, वो जहाज खोदे? एक बारूदी सुरंग क्या है वहां? तो एक कोई टॉर्पिडो बोट या कोई छोटी मिसाइल या कहीं नेवल माइन से कोई जहाज उड़ जाएगा पूरा का पूरा। जी बिल्कुल। देखिए, ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस अगर होगा, तो वो मैरीटाइम इंडस्ट्री का हेडेक नहीं है। वो उनकी प्रॉब्लम नहीं है कि साहब दुनिया में तेल की शॉर्टेज है और किसी न किसी तरह तेल आप पहुंचाइए। ये दुनिया की शॉर्टेज, दुनिया की प्रॉब्लम है। दुनिया के हर उस कंट्री की हेडेक है जो तेल को इंपोर्ट करता है। जैसे इंडिया है, चाइना है, कोरिया है, जापान, ये उनका हेडेक है। ये शिपिंग इंडस्ट्री का हेडेक नहीं है। ये समझ लीजिए। तो कोई शिपिंग इंडस्ट्री के प्लेयर, कोई भी प्लेयर जो है, वो अपना जहाज वहां पे अंदर नहीं घुसेड़ेगा उस चैनल में, जब तक ईरान से उसको अप्रूवल ना मिले। तो ये ब्लॉकेड जो है एक तरीके से बेमानी है। उसमें होगा क्या कि उसमें होगा ये कि ईरान का जो तेल जो बाहर आ रहा है, वो रुक जाएगा। अब वो तेल कहाँ जा रहा था? वो ज्यादातर तेल चाइना जा रहा था। तो इसमें चाइना का फिर प्रेशर पड़ेगा। हो सकता है कि वो यूएस को बोले कि साहब आप हमारे जहाज को जाने दीजिए। हो सकता है अमेरिका उसको जाने दे, या हो सकता है कि नहीं, हम किसी भी जहाज को, चाहे आपका आपका जहाज हो, किसी और का जहाज हो, अगर आप ईरानियन पोर्ट से आ रहे हो तो हम आपको नहीं जाने दोगे। तो फिर एक स्टैंड ऑफ की सिचुएशन होगी। उस मौके पे हमें ये देखना है कि उसमें चाइना की फिर क्या पोजीशन होती है। क्या वो ईरान के ऊपर प्रेशर डालेगा या कोई रास्ता निकालेगा? ऐसा मुझे नहीं लगता कि चाइना के ऊपर ऐसा कोई प्रेशर डालेगा जिससे ईरान का नुकसान हो, या ईरान का जो लेवरेज है इस टाइम, जो ईरान का अपर हैंड है, वो अपर हैंड नीचे चले जाए। मुझे नहीं लगता कि चाइना ऐसा कोई प्रेशर डालेगा, लेकिन ऐसी सिचुएशन आ सकती है। डोनाल्ड ट्रम्प का कैलकुलेशन और सेंटकॉम का कैलकुलेशन यही है कि जब हम ईरान के तेल को हम रोक देंगे, तो वो तेल चाइना नहीं पहुंच पाएगा। तो जो कंट्रीज ईरान के तेल से बेनिफिट हो रही हैं, वो फिर ईरान के ऊपर प्रेशर डालेंगी, और इस इकोनॉमिक ब्लॉकेड से फिर हम ऐसा जो है प्रेशर हो सकता है कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे ब्लॉकेड हटा दे। ये ऐसा उनका मानना है। अब इसमें जो ट्रिकी सिचुएशन है वो ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि सेंटकॉम यूएस नेवी के शिप्स, जैसा उसने इस्लामाबाद की बैठक के दौरान कोशिश की थी, ये जरूर कोशिश करेंगे कि एक या दो शिप्स को आगे ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तरफ बढ़ाएं। अब देखना यह है कि क्या ईरान उनके ऊपर हमला करता है। अगर हमला वाटर कर टेस्टिंग करेंगे, टेस्टिंग, जी हाँ, वाटर टेस्टिंग की क्या करता है, जी हाँ, रिटेलिएशन की क्या, फायर पावर का इस्तेमाल किस तरह से करता है, क्या करता है, उसको चेक करेंगे। जी हाँ। देखिए, उसमें अगर ये भी हो सकता है कि ईरान कोई वार्निंग शॉट्स जो है वो मारे, जो जहाज के इधर या उधर गिरे,
कल से परसों से एक ऑडियो रिकॉर्डिंग तो IRGC की सिपा नेवी की है वो चल रही है। उसमें बिल्कुल उन्होंने सुना है मैंने। जी, सारे जहाज़ों को वार्निंग दी थी कि अगर कोई आपकी विसिनिटी में US नेवी का कोई शिप है, तो उसके कम से कम 10 मील दूर चले जाइए क्योंकि हम बिना वार्निंग इनके ऊपर फायरिंग करेंगे। तो ईरान इसमें अगर ये ज़रूर कर सकता है कि इंस्टेड ऑफ लॉन्चिंग अ फुल फ्लेजेड अटैक, मतलब सीधा-सीधा हमला करने के बजाय वार्निंग शॉट्स मार सकता है इनको US नेवी के जहाज़ों के इधर या उधर। और मुझे लगता है कि जब वार्निंग शॉट्स आते हैं तो उसके बाद कोई भी नेवी का कैप्टन जो है वो ये रिस्क नहीं लेगा, चाहे उसको जो भी इंस्ट्रक्शन हो, उसको अपनी सेफ्टी और अपने क्रू की सेफ्टी की ज़्यादा उसमें वो होगी और वो वापस लौट जाएंगे। शायद ऐसा कैलकुलेशन ईरान का है कि हो सकता है कि उसको फुल फ्लेजेड वायलेशन ना करना पड़ा सीज फायर का। लेकिन ईरान ने देखिए एक बात बहुत साफ कह दी है कि अगर आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तरफ आए तो उसको हम सीज फायर का वायलेशन मान लेंगे। हमारा हमला करने उसका सीज फायर का वायलेशन नहीं होगा। आपका आना सीज फायर का वायलेशन होगा और इसकी जिम्मेदारी आपकी बनती है। जी। अब इसमें एक और खबर आई कि तस्नीम जो ईरानी मीडिया है उसके हवाले से खबर आई है कि अगर अमेरिका हॉर्मुज पर एक्शन लेता है, इस तरह से ब्लॉकेड करता है, तो बाब अल मंदेब जो दूसरी तरफ से है जहां से हूती का कंट्रोल है रेड सी में, वहां भी कंट्रोल खतरे में पड़ सकता है। मतलब 10-12% लगभग तेल उधर से भी आता है। हूती पहले भी ये धमकी और चेतावनी दे चुके हैं। तो ये कहीं मल्टी इंगेजमेंट का वार ना हो जाए, एक इधर और एक उधर, इसके खतरे भी हैं। देखिए मल्टी फ्रंट इंगेजमेंट। हूतीज जो हैं वो बाबल मंडप के बारे में बहुत पहले वार्निंग दे चुके हैं और उनके पास कैपेबिलिटी है, वो पहले प्रूव कर चुके हैं कि बाबल मंडप को तो देखिए वो और नैरो है, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भी पतला चैनल है। तो वहां से बाबल मंडप जब आप क्रॉस करते हैं तो फिर गल्फ ऑफ एडन में जाते हैं, वहां से फिर मेडिटेरेनियन में जाते हैं, वहां से आप सूज कनाल को एंटर करते हैं। तो सूज कनाल से आने वाला ट्रैफिक जो है मेडिटेरेनियन के होते हुए गल्फ ऑफ एडन से होते हुए इंडियन ओशन में आता है। तो बहुत एक शॉर्टकट टाइप का है। तो अगर आपने उसके बाद बाबल मंडप का पड़ता है, क्रॉसिंग पड़ती है, तो अगर आप उस क्रॉसिंग को रोक देते हैं तो फिर पूरा इंडियन ओशन से गल्फ ऑफ एडन में जाने वाला ट्रैफिक और सूज कनाल से इधर इंडियन ओशन में आने वाला ट्रैफिक पूरा रुक जाएगा। इससे करीब 10% ऑयल जो है यहाँ से आता है, लेकिन जो दूसरा जो नॉन ऑयल का ट्रैफिक है वो बहुत बड़ा है, वो बहुत ज्यादा है। तो वो पूरा ट्रैफिक भी जो है वो पूरा रुक जाएगा। और हूतीज का अगेन देखिए, हूतीज को फिजिकली कोई शिप के ऊपर बॉम्बिंग नहीं करनी, वार्निंग काफी होती है। देखिए अगर उन्होंने कह दिया कि हम शिप उड़ा देंगे तो फिर वो कोई भी शिपिंग कंपनी जो है इस दौरान कॉन्फ्लिक्ट के दौरान ये खतरा मोल नहीं लेंगे। जी। चलिए आखिरी में तो क्या इसको किस तरह से देखें, रात में 7:30 बजे भाई ट्रंप ने अगर ये कहा और सेंटकॉम ने उसको इंडोर्स करते हुए कहा, सही आपने कहा कि उसको थोड़ा सा बदल दिया कि उन्होंने कहा ईरानी पोर्ट से जो आएंगे हम उनकी तलाशी लेंगे। तो इसका मतलब रात में हो सकता है कि कुछ तनातनी की नौबत आए, या उसके पहले हो सकता है कि सेंस प्रिवेल करे कि भाई इससे सीज फायर वायलेशन से जंग का नया मोर्चा खुल जाएगा, कोई रास्ता निकले। क्योंकि एक मैं देख रहा हूँ ब्रिटिश पीएम का स्टेटमेंट है जिसमें उन्होंने कहा है कि हम भी इस तरह के किसी नाकेबंदी का सपोर्ट नहीं करते हैं जिसमें उनका मकसद है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जिस तरह से ईरान ने रोका है। और उन्होंने ये भी कहा कि ब्रिटेन के पास माइन स्वीपिंग क्षमता वाले वो हैं वारशिप्स हैं, लेकिन हम ऑपरेशनल मामलों के बारे में अभी विस्तार से बात नहीं करेंगे। तो ये चिंता तो दुनिया के तमाम देशों की है। तो अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अमेरिका ऑपरेशन करता है तो हो सकता है वो नेटो देश जो उनके साथ नहीं हो, लेकिन वो भी चाहेंगे कि वो खुले। हाँ, देखिए इसमें क्या है कि ईरानी जो है वो, अगर उनका आप पिछले 40 दिनों की रिकॉर्ड उठा के देखें तो उनका जो एस्केलेशन डोमिनेंस है वो बड़ा कैलकुलेटिव और बड़ा सटीक है। और हमेशा जो है ये उनका एस्केलेशन डोमिनेंस हमेशा जो है वो उनके फेवर में जाता है। जैसे
जब ईरान की पारस गैस फील्ड पे हमला हुआ था, तो उन्होंने बाकायदा लिस्ट इशू की और फिर रस लफान जो कतर की गैस फील्ड है उस पे, और अबू धाबी की हबशारा और दूसरी जो ऑयल फील्ड्स हैं वहाँ पे सब पे हमला किया। जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम आपके पावर प्लांट उड़ा देंगे, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने बाकायदा लिस्ट इशू की कि ये सारे पावर प्लांट जो है हम आधे घंटे के अंदर गल्फ को अंधेरे में जो है ढकेल देंगे, हम सारे पावर प्लांट और डीजल प्लांट उड़ा देंगे। सेम तो ब्रिज उनका पर हुआ, जब कहा कि हम सारे ब्रिज उड़ाएंगे तो एक लिस्ट आ गई 8-10 ब्रिज की, जो वेस्ट एशिया के 6-7 देशों के ब्रिज की। तो वही चीज जो उन्होंने आज डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा कि आपके पोर्ट से अगर कोई जहाज आएगा तो हम उसको घुसने नहीं देंगे या निकलने नहीं देंगे। तो ईरान ने कहा कि फिर हमारे पोर्ट से अगर कुछ नहीं होगा तो किसी के पोर्ट से कुछ नहीं होगा। तो उनका देखिए, उनको मालूम है कि दर्द कहाँ होता है, उनको मालूम है कि कहाँ चोट लगने से सबसे ज्यादा जो है खून निकलेगा। समझे आप? उनको इस बात का अंदाजा है कि ये अगर ऐसा कुछ वहां पे माहौल खराब होता है, देखिए अभी तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज जो है वो पूरा रूट सिक्योर है, ना तो वहां पे कोई बमबारी हुई है, न गोलीबारी हुई है, और ना कोई ईरानियंस ने ऐसा लगता है कि कोई बहुत बड़े लेवल पे वहां पे माइंस बिछाई है। धमकी जरूर दी है, लेकिन अभी तक कोई ऐसा एविडेंस नहीं आया है कि बहुत बड़े लेवल पे कुछ माइंस बिछाई हैं। देखिए अगर माइंस ही खाली बिछा बिछा देंगे वो, तो आप ये समझ लीजिए कि महीनों महीनों नहीं तो सालों नहीं तो महीनों तक जो है फिर वो उस पर कोई ट्रैफिक आ जा नहीं सकेगा। फिर ये समझ लीजिए कि महीनों तक ऑयल की सप्लाई वहां से डिसरप्ट होगी, पूरा नेविगेशन डिसरप्ट होगा। दूसरा, अगर वहां पे बमबारी होती है दोनों तरफ से, तो दोनों तरफ से बहुत सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस हैं जो नॉर्दर्न कोस्ट है पर्शियन गल्फ की, उस नॉर्दर्न जो कोस्ट है उस पे आपके डीसेल प्लांट्स हैं, पावर प्लांट्स हैं, एक बड़ा न्यूक्लियर प्लांट है बराका जो अबू धाबी में आता है, 5,000 से ज्यादा मेगावाट की बिजली पैदा करता है, प्लस आपके ऑयल की फैसिलिटीज हैं, हाँ, गैस ऑयल फील्ड। एक्सपोर्ट सेंटर है, फैसिलिटी है, तो लाखों गैलन ऑयल का स्टोरेज भी होगा। उसके बाद उसका असर कहाँ जाएगा क्या पता। यानी ये समझ लीजिए कि आप वो जो 1,000 किलोमीटर की जो गल्फ है, 990 या कुछ ऐसे है, अगर इराक तक जाएंगे तो वो 1,000 किलोमीटर हो जाता है। तो वो पूरे इतने से स्ट्रेच पे दुनिया की पूरा एनर्जी हार्ट, मुझे कहना चाहिए कि एनर्जी एनर्जी इंडस्ट्री का हार्ट है, वो एनर्जी इंडस्ट्री का दिल है वो पूरी इतनी छोटी सी स्ट्रेच ऑफ लैंड पे अगर वो पूरा लड़ाई से अगर बेकाबू होती है और वहां डैमेज होता है, तो फिर ये समझ लीजिए कि ये दुनिया को फिर पूरी दुनिया को जो है, दुनिया की कई कंट्रीज को फिर साइकिल पे आ जाएगी, फिर वो साइकिल और पैदल पे आ जाएगी। फिर ये समझ लीजिए ऑलरेडी हम इसका कुछ इंडिकेशन देख चुके हैं, जहां थाईलैंड जैसी कंट्री में बोल रहे हैं कि लिफ्ट का इस्तेमाल मत करिए। उन्होंने कुछ कंट्रीज में स्कूल डेज जो हैं कम कर दिए हैं। साउथ कोरिया में राशनिंग चालू हो गई है तेल की। तो अगर इस पूरी स्ट्रेच पे, जैसा मैंने बताया, ये पूरी जो पर्शियन गल्फ की जो पूरी स्ट्रेच है, गल्फ ऑफ ओमान से शुरू होती है और इराक पे जाके, इराक की बॉर्डर पे जाके ख़त्म होती है, ये करीब करीब 1,000 किलोमीटर है। इस स्ट्रेच पे अगर कोई बमबारी होती है, कोई वॉर छिड़ती है, तो फिर ये दुनिया जो है पूरी 20, 30, 40 साल पीछे चली जाएगी, क्योंकि ये ऐसे वाइटल इंफ्रास्ट्रक्चर है कि इनको दसियों साल लगे हैं बनाने में, इवॉल्व होने में। ये बहुत महंगे इंफ्रास्ट्रक्चर हैं। एक एक गैस फील्ड कतर ने साफ किया था कि जो उनके रस लफान गैस फील्ड पे जो हमला हुआ है उसको 17% कम हो गई। 3 से 5 साल लगेंगे उसको रिपेयर करने में, और बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगेंगे। ये खाली एक गैस फील्ड का बता रहा हूं मैं। तो ये डोनाल्ड ट्रंप साहब, मुझे लगता है कि अभी फिर उनको सद्बुद्धि आएगी और ये प्लान जो है ये प्लान को, इसको दोबारा वो सोचेंगे, या अगर उसको कुछ टेस्ट करने की कोशिश करते हैं और ईरान एक मजबूती से उसका जवाब देता है, तो शायद हो सकता है कि ये लोग पीछे हट जाए। जी। आखिरी सवाल फिर भी, ये बहुत बार पूछ चुका हूं, फिर भी उसके बिना बात अधूरी रहेगी। तो इसका मतलब अमेरिका अगर पीछे हट जाए या हट जाएगा इन तमाम तरह के खतरों को कैलकुलेट करके, तो बात वही रह जाएगी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान की नाकेबंदी कायम रह जाएगी, जो ईरान चाहता है, जी और बिल्कुल। 20 लाख डॉलर की वसूली प्रति जहाज। देखिए वो
वो लेवरेज जो है ईरान के पास लुटने के लिए अब कुछ बचा नहीं है, ठीक है। तो वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज जो है ईरान के लिए एक तरीके से वॉर बूटी है, यानी जंग में लूटा हुआ माल है। उस माल को वो जाने नहीं देगा हाथ से, ठीक है। ये बात बहुत क्लियर है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को नहीं खोलेगा और उसके ऊपर कब्जा बरकरार रखेगा। ये बात वो क्लियर कर चुके हैं कि 28 फरवरी के पहले ये एक आयरनी है कि 28 फरवरी के पहले जो चीज़ नहीं थी, जो प्रॉब्लम नहीं थी दुनिया के सामने, वो डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के पागलपन से दुनिया के सामने एक नई प्रॉब्लम खड़ी कर दी है। वो एक प्रॉब्लम फिक्स करने जा रहे थे जो प्रॉब्लम एग्जिस्ट नहीं करती थी, और उसकी जगह उन्होंने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर दी है जिसका कोई सलूशन, आसान सलूशन नहीं है। सलूशन हो सकता है, मैं ये नहीं कहता कि कोई इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन सलूशन इतना आसान भी नहीं है। तो ये इसकी जिम्मेदारी जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की बनती है। इसीलिए शायद जो है इनके खुद के नेटो एलाइज किसी भी तरह के मिलिट्री ऑपरेशन में इनका साथ देने के लिए तैयार नहीं है। बार बार हर कंट्री यही कह चुकी है कि इस क्राइसिस का रूट कॉज जो है वो अमेरिका और इजराइल का ईरान के ऊपर हमला करना है। तो ये जिम्मेदारी ट्रंप साहब की है। ट्रंप साहब अब अपने घड़ी देख के इंतजार करें कि ये इसको गोया करना है कि नहीं करना है, या फिर कोई डेडलाइन आगे दे दें, या फिर कोई जैसा कहते हैं उनके मीडिया वाले कि फिर ट्रंप साहब टैको कर जाएं। जी, टैको कर जाएं। ये जो लास्ट वाली जो वार्निंग ईरान ने इशू की है, जाहिर बात है कि ये मैसेजिंग जो है गल्फ कंट्रीज के लिए है कि आप लोग भी होशियार हो जाइए, क्योंकि देखिए वहां पे अगर एक बार जो है वो फिर फायरिंग वायरिंग शुरू हो गई, मिसाइल विजाइल हो गई, तो फिर कोई रोक नहीं पाएगा वहां पे कुछ, और वो तो फिर चलिए बहुत बहुत जी हाँ, जी जी बहुत बहुत जी शुक्रिया बॉबी नकवी साहब। देखते हैं, आज रात इंतजार करेंगे, अगर लगता है कुछ तनातनी जैसी नौबत आई तो हम फिर 8 बजे के बाद फिर दोबारा बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, आदाब।